नमस्कार प्यारे साथियों, मैं मनोज भट्ट पुनः आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल यूके टीचिंग परीक्षा की क्लास में। जुड़ जाइए, एक सकारात्मक ऊर्जा के साथ कॉपी कलम उठाना है, मेरे साथ आपको नोट्स बनाते हुए चलना है। आगामी यूके ट्रिपल एससी उत्तराखंड सहायक अध्यापक LT 2024 की दृष्टि से हमारा महत्वपूर्ण श्रृंखला चल रही है, जिसमें आज हम प्रमुख शिक्षण विधियों के बारे में परिचर्चा करेंगे। देखो, आपके लिए इम्पोर्टेंट क्या होगा, मैं पूछूंगा क्या, जो प्रयोजन विधि है उसका प्रतिपादन किसने किया था, जॉन डीवी ने, किलपैट्रिक ने, किसने किया था, आप मुझे बताना। ठीक है। व्याख्यान विधि पूछेगा आपसे, पूछेगा बाल केंद्रित विधियां पूछेगा, पुस्तक पाठ्य विधि पूछेगा, आपसे क्या पूछेगा, प्रश्नोत्तर विधि पूछेगा। इनसे अगर क्वेश्चन बन जाएंगे, ठीक है, तो आपको कैसे आंसर बनाने हैं, कैसे आपसे आंसर पूछ सकता है। ह्यूरिस्टिक विधि पूछेगा तो कैसे आगमन पूछेगा, निगमन पूछेगा, तो इन सभी के बारे में हम परिचर्चा करने वाले हैं। बाकी इसकी पीडीएफ में आपको कहाँ, यूके टीचिंग परीक्षा के टेलीग्राम ग्रुप में डाल दूंगा, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। 3 मॉक टेस्ट आपके लिए लगाए हुए हैं हमने, ठीक है। प्लेलिस्ट 3 आपके लिए बने हुए हैं, जिसमें LT 2024 में आपको थ्योरी क्लास मिलेगी, सफलता सीरीज में आपको मॉक टेस्ट मिल जाएंगे, और जो क्रांति बैच है उसमें उत्तराखंड प्लस इंडिया का जीके वर्सेस जीएस की क्लासें आपको मिल जाएंगी, तो आप वहाँ से भी उन्हें देख सकते हैं। बाकी आपको बता दूं, PDF डाउनलोड करने के लिए आप क्या करना है, यूके टीचिंग परीक्षा के टेलीग्राम ग्रुप को आपको सर्च करना है, यूके टीचिंग परीक्षा ज्वाइन करना है, और जैसे ही आप ग्रुप के ऊपर डिस्क्रिप्शन को ओपन करोगे तो वहाँ फाइल में आपको क्या मिल जाएंगी, आपको PDF अवेलेबल हो जाएंगी। टीचिंग मेथड क्या होता है, तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि आप एक अध्यापक बनने जा रहे हैं, उसके लिए तैयारी कर रहे हैं, तो टीचिंग मेथड क्या होते हैं, मेथड मतलब क्या होते हैं, विधियाँ क्या होती हैं। देखो, टीचिंग विधियाँ महत्वपूर्ण है या युक्तियाँ महत्वपूर्ण है, तो आपको बता देते हूँ, युक्तियों से अच्छा होती हैं विधियाँ, तो उन्हीं विधियों के बारे में हम परिचर्चा करेंगे। देखो, क्या होती हैं विधियाँ, जिस ढंग से शिक्षक शिक्षार्थी को ज्ञान प्रदान करता है, ठीक है। मतलब कि आप एक बच्चे को कैसे पढ़ाते हो, आपका पढ़ाने का तरीका क्या है, आप किन मेथड, किन विधियों का, किन वस्तुओं का आप प्रयोग करते हो। जैसे आप देखते हो, जो वर्तमान की शिक्षा है उसमें एक शब्द प्रयोग किया गया है, रियलिया। रियलिया क्या होता है कि बच्चे को क्या करोगे, वस्तुओं को दिखा के आप ज्ञान दोगे, तो जिस तरह से आप पढ़ाने का आपका तरीका है उसे हम क्या बोलेंगे, शिक्षण विधि बोलते हैं। इसका प्रयोग बड़े अर्थ के रूप में किया जाते हैं, और इसकी अनेक प्रणालियां हैं, जिसमें हमने बताया ह्यूरिस्टिक विधि, ठीक है, खेल विधि, प्रयोजन विधि, प्रश्नोत्तर विधि, तो ये सब इसकी क्या है, विधियां हैं। हम इन सभी के बारे में परिचर्चा करेंगे। देखो क्या बोल रहा है, बोल रहे हैं युक्तियां, युक्तियां किसी विधि का अंग हो सकती हैं, संपूर्ण विधि नहीं। देखो, युक्तियां क्या हो सकती हैं, मैंने पहले ही बताया, युक्तियां महत्वपूर्ण है या विधियां, तो विधियां महत्वपूर्ण है, क्योंकि विधियों के अंदर ही क्या बोल रहा है कि युक्तियां किसी विधि का अंग हो सकती है, विधि का अंग हो सकती है। विधि का प्रयोग हम व्यापक रूप में करते हैं, युक्ति का हम क्या करते हैं, संकुचित अर्थ में करते हैं। संपूर्ण विधि नहीं हो सकती, ठीक है। जो युक्तियां हैं ये संपूर्ण विधि नहीं हो सकती है, जो विधि है ये व्यापक रूप में है, ठीक है। एक ही युक्ति अनेक विधियों में प्रयुक्त की जाती है। अब देखो, समझ गए होंगे आप, जो एक युक्ति होती है इसे हम अनेक विधियों द्वारा क्या कर सकते हैं, प्रयोग कर सकते हैं। देखो, आप पढ़ते आ रहे हैं, ठीक है, आप देखो, आपको ज़्यादा समझाने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आप लेक्चर से समझाओगे, ठीक है। कि मैं ये मानता हूँ कि आप एक शिक्षक की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है। आप सभी यहाँ कितने से 25 से ऊपर के हैं, 25 से ऊपर साल के मेरे साथ छात्र मित्र लोग जुड़े हुए हैं, तो उनको ईजिली समझ में आता है। तो निगमन क्या होता है, आगमन क्या होता है, तो याद कैसे करना है, निगमन, नी से क्या, जिसमें हम नियम पहले बताते हैं, ठीक है। निगमन में नियम पहले बताते हैं, बाद में उदाहरण देते हैं। आगमन में क्या होता है, और से आपको क्या करना है, उदाहरण याद करने का तरीका, ठीक है। देखो, शब्दों से ही आप याद कर सकते हो, बस आपका तरीका आपको पता होना चाहिए। देखो, आज तक आपको पता चला या नहीं चला, लेकिन मैं अपने मेथड से आपको बताऊंगा, तो आप इजीली सीख जाओगे। निगमन क्या है, निगमन मतलब नौ से, नी से क्या होता है, नियम होता है, जिसमें पहले नियम बताया जाता है, फिर उसके अर्थ के बारे में परिचर्चा की जाती है, निगमन विधि, ठीक है। आगमन में क्या होता है, आगमन, और से क्या लोगे, उदाहरण लोगे, जिसमें पहले उदाहरण दिए जाते हैं, उसके बाद नियम और अर्थ बताया जाता है। तो आप मुझे बताना कि ज़्यादा अच्छी विधि कौन है, निगमन विधि ज़्यादा अच्छी है या आगमन विधि ज़्यादा अच्छी है। आप मुझे बताना कि आगमन अच्छी है, निगमन
अच्छी है, आप किस विधि का अधिक प्रयोग करना चाहोगे। तो आइए आगे चर्चा परिचर्चा कर लेते हैं। पाठ्य विषय को प्रस्तुत करने के दो ढंग होते हैं, आपको पता है, हमने पहले ही बताया। निगमन, जिसे आप पहले नियम बताते हो फिर अर्थ के बारे में चर्चा परिचर्चा करते हो। आगमन, जिसमें आप पहले उदाहरण देते हो, जैसे आपने क्या बोला, आपने जैसे संज्ञा के बारे में बताना है तो निगमन में आप क्या करोगे, तो आप नियम बताओगे। संज्ञा किसे कहते हैं, किसी स्थान, प्राणी, वस्तु या नाम को क्या बोलते हैं, संज्ञा बोलते हैं। ये क्या आ जाएगा, निगमन के अंतर्गत आ जाएगा, ठीक है। और आगमन में क्या आ जाएगा, आप उदाहरण दोगे, आप बोलोगे राम बोलोगे, राम बोलोगे, ठीक है। आप बोलोगे टेबल बोलोगे, आप बोलोगे कुर्सी बोलोगे, आप बोलोगे पेन बोलोगे, आप बोलोगे दिल्ली, आप बोलोगे अमेरिका। फिर आपसे बच्चों से बोलेंगे कि ये किस प्रकार के शब्द हैं, तो ये संज्ञा के अंतर्गत, संज्ञा के उदाहरण हैं ये। तो आपने उदाहरण बच्चों को दिया। अब बच्चों से आप बोला कि अब मुझे आप क्या करोगे, आगमन विधि, जो आगमन मेथड है उसका परिभाषा बताओ। तो बच्चों को आपने क्या उदाहरण देके समझाया। तो बच्चों ने क्या बोला, किसी वस्तु, प्राणी, नाम या स्थान के नाम को क्या बोलते हैं, संज्ञा बोलते हैं, ठीक है। तो निगमन और आगमन विधि आपको समझ में आ गया। ये विधि व्याकरण शिक्षण के लिए सबसे क्या मानी जाती है, उपयुक्त मानी जाती है, सबसे अच्छी विधियां मानी जाती है निगमन और आगमन विधि, ठीक है। नेक्स्ट आपके लिए है क्या, वस्तु विधि। वस्तु विधि क्या है, शिक्षण क्या है, शिक्षण का एक प्रसिद्ध सूत्र है, मूर्त से अमूर्त। मूर्त मतलब जो आपके सामने है, प्रत्यक्ष है, मूर्त से अमूर्त, ठीक है, अमूर्त की ओर जाना। ये क्या है, वस्तु विधि में अगर सम्मिलित करें तो सूत्र क्या है, शिक्षण के प्रमुख विधि के अंतर्गत आता है, मूर्त से अमूर्त। वास्तव में हमें बाह्य संसार का ज्ञान अपने ज्ञानेंद्रियों के द्वारा होता है। अगर आप जो बाहरी संसार है उसका अगर आप ज्ञान ले रहे हो, आप कुछ जान रहे हो, आप कुछ सीख रहे हो, ठीक है, तो वो बाहरी संसार से आप में ज्ञान की क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है, जिसमें क्या होते हैं, प्रमुख आपके नेत्र होते हैं, जो आप देख रहे हैं, ठीक है। मैंने आपसे बोला पेन, ठीक है, मैंने आपको साउंड में बोला कि पेन, क्या आप पेन को जानते हैं, ठीक है, और मैंने आपको चित्र के माध्यम से दिखाया कि ये पेन है, ठीक है। तो आप क्या करोगे, आपके माइंड में स्कीमा बन जाएगा। जब भी आप पेन के चित्र को देखोगे आप बोलोगे कि ये क्या है, एक पेन है, ठीक है। और तो मूर्त वस्तु ज्ञान प्रदान करने का सबसे सरल साधन है। देखो, मूर्त मतलब जो आपके सामने है, मूर्त जो आपके सामने उपस्थित है, वो ज्ञान प्राप्त करने का क्या है, सबसे सरल साधन है। अमूर्त मतलब जो आपके सामने नहीं है। मैंने बोला अमेरिका, तो अमेरिका आपने खाली कल्पना किया, वो अमूर्त है, आपके सामने नहीं है, आप कभी गए नहीं हैं प्रत्यक्ष रूप से अमेरिका, ठीक है। मैंने जैसे बोल दिया आपके लिए उत्तराखंड बोल दिया, तो आपके मस्तिष्क में उत्तराखंड का एक खाका तैयार हो गया, ठीक है। आपने देख लिया कि उत्तराखंड में कितने जिले हैं, कितने मंडल हैं, ठीक है, कितने किसकी कैसी जलवायु है, तो आपके मस्तिष्क में क्या बन गया, उसका एक पूरा खाका तैयार हो गया। उसे हम क्या बोलेंगे, मूर्त बोलेंगे, जिसे आप जान सकते हैं, जिसे आप प्रत्यक्ष रूप से देख पा रहे हैं, ठीक है। आगे चर्चा परिचर्चा करूं, अर्थात बच्चों को पढ़ाने के लिए वस्तुओं का प्रदर्शन करके उनके विषय में ज्ञान प्रदान किया जाता है। यहाँ तक कि अमूर्त को भी मूर्त बनाने का प्रयास किया जाता है। जो अमूर्त है उसे भी आप मूर्त बना सकते हो। जैसे मैंने अमेरिका बोला, तो अमेरिका का आप चित्र दिखा सकते हो, तो वो क्या करोगे, आप अमूर्त को भी मूर्त बनाने की क्या कर रहे हो, कोशिश कर रहे हो। देखो, जैसे 3 और 2 5 को समझाने के लिए पहले छात्रों के सम्मुख 3 गोलियां रखी जाती हैं, फिर उसमें से 2 गोलियों को मिलाकर सबको एक साथ में गिनाते हैं। देखो कैसे मूर्त मतलब, मैंने बता दिया कि 5 आपको समझाना है, 5 शब्द आपको समझाने हैं, 5 आपको संख्या समझानी है। तो मैंने क्या करा, पहले आपके सामने 3 गोलियां रखी, मैंने बोला देखो बच्चों ये क्या है, ये 3 गोलियां हैं, बाद में उसमें 2 मैंने गोलियां और ऐड कर दी। मैंने बोला कि मैंने 2 गोलियां ऐड कर दी तो ये 5 हो गई, 1 2 3 4, ठीक है। हमने अमूर्त को भी क्या बना दिया, मूर्त बना दिया, ठीक है। नेक्स्ट विधि आपकी है दृष्टांत विधि, ठीक है। इसमें क्या होता है, देखो वस्तु विधि का ही दूसरा नाम क्या है, जो वस्तु विधि है उसे ही क्या, दृष्टांत विधि के नाम से जाना जाता है। वस्तु विधि में जिस प्रकार वस्तुओं के द्वारा प्रदत्त ज्ञान, ठीक है, किया जाता है, उसे दृष्टांत विधि के अंतर्गत रखा जाता है। दृष्टांत दृश्य भी हो सकते हैं, ये क्या हो सकते हैं, दृष्टांत मतलब 2 से दृश्य भी हो सकते हैं और श्रव्य भी हो सकते हैं, जिसे आप देख सकते हो, जिसे आप सुन सकते हो, और श्रव्य दृश्य भी हो सकते हैं, जिसके अंतर्गत चित्र कैसा माध्यम है, दृश्य माध्यम है, मानचित्र कैसा है, दृश्य है, चित्रपट कैसा है, दृश्य है, रेडियो पूछेगा तो श्रव्य है, टीवी पूछेगा तो श्रव्य दृश्य है। तो ये क्या है, दृष्टांत विधि के साधन आ जाते हैं, ठीक है। साथ ही इनकी उपमा में अगर उदाहरण की बात
बात करें कहानी, चुटकुले आदि के द्वारा भी विषय का स्पष्टीकरण होता है। इसे हम वस्तु विधि या क्या दृष्टांत विधि कहते हैं। नेक्स्ट आपके लिए है कथन विधि, जिसे आप व्याख्यान विधि भी बोलते हैं। आइए इसके बारे में हम परिचर्चा कर लेते हैं। क्या है कथन विधि, क्या है वो आगे, जिसे आप क्या बोलते हैं, व्याख्यान विधि भी बोलते हैं। वस्तु एवं दृष्टांत विधियों से ज्ञान प्राप्त करते जब बच्चों को कुछ अनुमान करने तथा अप्रत्यक्ष वस्तु को समझने का अभ्यास हो जाता है, तब कथन विधि का सहारा लिया जाता है। इसमें वर्णन के द्वारा छात्रों को पाठ्य वस्तु का ज्ञान दिया जाता है। वर्णन किया जाता है, लेक्चर मेथड, कि मैं आपको लेक्चर दे रहा हूँ, आपको जल्दी जल्दी समझ में आ रहा है, ठीक है। क्या बोल रहा है कि कथन विधि किसमें, इसमें आपने बोला कि लेक्चर दिया जाता है, इसमें वर्णन किया जाता है, छात्रों को पाठ्य वस्तु का वर्णन द्वारा ज्ञान कराया जाता है। परंतु इस विधि में छात्र अधिकतर निष्क्रिय श्रोता बने रहते हैं। लेक्चर में छात्र क्या, एक होता है सक्रिय, एक होता है निष्क्रिय। सक्रिय मतलब जिसमें छात्र एक्टिविटी कर रहे हैं, जिसमें छात्र क्या कर रहे हैं, क्रिया कर रहे हैं, एक्टिविटी कर रहे हैं। निष्क्रिय मतलब छात्र क्या है, बिल्कुल सुक्त पड़ा हुआ है, कोई एक्टिविटी नहीं कर रहा है। तो लेक्चर जो क्या है, लेक्चर विधि है जो आपकी क्या है, व्याख्यान विधि है, इसमें छात्र कैसे रहते हैं, निष्क्रिय श्रोता बने रहते हैं। हमें छात्रों को निष्क्रिय श्रोता नहीं बनाना है, उन्हें एक्टिव, उन्हें हमें सक्रिय श्रोता बनाना है। और पाठन का प्रभावशाली नहीं हो, यह पाठन के लिए प्रभावशाली नहीं होता है। बड़ी क्लासों के लिए ये उपयुक्त है, छोटी क्लासों के लिए ये क्या व्याख्यान विधि उपयुक्त नहीं होती है। इसी से प्रसिद्ध शिक्षाशास्त्री हर्बर्ट स्पेंसर ने कहा है, बच्चों को कम से कम बतलाना चाहिए, उन्हें अधिक से अधिक स्वतः ज्ञान द्वारा सीखना चाहिए। देखो बच्चों को कम बताना चाहिए, वो खुद करके स्वयं करके सीखेंगे, ठीक है। लर्निंग बाय डूइंग, करके सीखेंगे बच्चे। हमने उन्हें बता दिया, ठीक है, भर भर के हमने किताबें उन्हें पढ़ा दी हैं, ठीक है, लेकिन उन्हें समझ में नहीं आया। वहाँ बच्चा क्या है, निष्क्रिय है, एक्टिव नहीं है, सक्रिय नहीं है, तो कोई फायदा नहीं है। तो बच्चों को हमें क्या करना है, कम बताना है और एक्टिविटी करके उन्हें ज़्यादा सिखाना है। उन्हें अधिक से अधिक स्वतः ज्ञान द्वारा सीखना चाहिए। व्याख्यान विधि इसी तरह सहचरी है। उच्च कक्षाओं में प्रायतः व्याख्यान विधि का प्रयोग किया जाता है। मैंने बता दिया जो हायर एजुकेशन है, ठीक है, आपके लिए मैं व्याख्यान विधि का प्रयोग कर सकता हूँ, क्योंकि आप बड़े बच्चे हैं, ठीक है, आप सभी क्या हैं 25 से अबव हैं, तो आप लेक्चर माध्यम से समझ सकते हैं। लेकिन अगर मैं वहीं 6, 7, 8 वाले बच्चे को इसके बारे में बताऊँ तो उसके लिए क्या होगा, ये कठिन मेथड होगा। तो ये छोटी क्लासों के लिए क्या होता है, अच्छा नहीं होता है। बड़ी क्लासों के लिए फिर भी ठीक रहता है आपका क्या, व्याख्यान विधि। नेक्स्ट है आपका संश्लेषण तथा विश्लेषण विधि। तो आइए जानते हैं क्या है इसके बारे में। देखो दूसरे दृष्टिकोण से शिक्षण विधि के 2 अन्य प्रकार हो सकते हैं। पाठ्य वस्तु को उपस्थित करने का ढंग, यदि ऐसा है कि कोई पहले अंगों का ज्ञान दे के तब पूर्ण वस्तु का ज्ञान कराया जाता है, तो उसे संश्लेषण कहते हैं। देखो अंगों का, आपको अंग के बारे में बताना है, मनुष्य शरीर के बारे में बताना है, तो आप पहले शरीर के बारे में बताओगे या अंगों के बारे में। कोई अंग बता रहा है, ये आंख है, ये नाक है, ये कान है, ये हाथ है, ये पाँव है, और इनसे बनता है हमारा पूरा शरीर। तो क्या बोला है, अंगों से, ठीक है। छोटे से हमें स्टार्ट करना है बड़े की, और इसे हम बोलते हैं संश्लेषण, जिसे आप क्या कर रहे हो, पहले छोटी वस्तु को अंगों का संश्लेषित करके बता रहे हो, उसके बाद हम क्या कर रहे हैं, उसे पूर्ण ज्ञान दे रहे हैं। इसे क्या बोलते हैं, संश्लेषण विधि कहते हैं। जैसे हिंदी को पढ़ाने से पहले वर्णमाला सिखाकर तब शब्दों का ज्ञान कराया जाता है। आपने बोला कि एक वाक्य बनाए, राम खाना खाता है, ठीक है, आप छोटे बच्चे से बोल रहे कि एक वाक्य बना के बताओ, ठीक है, तो उसके लिए कठिन होगा, उसके लिए क्या होगा, कठिन बनाना होगा। आपने बोला कि क बोला, ठीक है, ख बोला, फिर आपने गौ, उसे क्या छोटे आपने उसे वर्णमाला सिखाया। उसके बाद आपने उसे बोला कि क म ल, इन 3 शब्दों, इन 3 वर्णों को जोड़ो, इससे क्या बन रहा है। तो बालक ने 3 क जोड़ा, म जोड़ा, ल जोड़ा, तो बालक ने बोला ये क्या बन गया है, कमल बन गया है। तो पहले वर्णमाला सिखाकर शब्दों का ज्ञान कराया जाता है, तत्पश्चात शब्दों से वाक्य बनवाए जाते हैं। देखो आप वर्णमाला का ज्ञान हो जाएगा तो शब्दों को बनाना बच्चा क्या सीखेगा, अपने आप सीखेगा। देखो आपने उसे पार देना है। शिक्षक क्या है, सुविधा प्रदाता है, ठीक है, शिक्षक क्या है, एक मित्र है, क्या है, एक पार का काम करने वाला है। तो परंतु यदि पहले वाक्य सिखाकर तब शब्द और अंत में वर्ण सिखाया जाए तो यह विश्लेषणात्मक विधि होगी, ठीक हो। संश्लेषण में क्या होगा, पहले आप क्या करोगे, आप पहले क्या करोगे, जैसे आपने बोला कि शरीर के बारे में बताना है, तो आपने आँख, नाक, कान, ये सब मिलकर शरीर का निर्माण करते हैं, और आपने फिर इसे बोलेंगे हम संश्लेषण, इसे बोलेंगे हम संश्लेषण विधि बोलेंगे। अगर हमने बोला कि यह एक शरीर है, ठीक है, शरीर में क्या होता है, आँख होता है, कान होता है, नाक होता है, हाथ होता है, त्वचा होता है, ठीक है, तो यह आपके लिए विश्लेषण विधि हो जाएगी, ठीक है। इजी क्या है, संश्लेषण है या विश्लेषण है, आप मुझे बताएंगे।
देखो इंपॉर्टेंट ये आपके लिए क्वेश्चन बन सकता है। कथन विधि में प्रायतः हर्बर्ट के 5 सोपानों का प्रयोग किया जाता है। आपने पूछा कि कथन विधि ने हर्बर्ट ने कितने सोपानों का प्रयोग किया गया था? इन्होंने 5 सोपानों का प्रयोग किया गया था। उन सोपानों को आपके लिए जानना महत्वपूर्ण है, जिसमें पहला आपका प्रस्तावना है, दूसरा आपका प्रस्तुतिकरण है, तीसरा आपका तुलना या सिद्धांत स्थापन है, चौथा आपका आवर्ती है, पांचवा आपका प्रयोग है। तो आपको दे देगा कि निम्नलिखित में से हर्बर्ट का क्या जो 5 सोपान है उनमें से कौन सा इसका नहीं है पूछ लेगा। तो आपको पता होना चाहिए प्रस्तावना है, ठीक है, प्रस्तुतिकरण है, प्रस्तावना है, प्रस्तुतिकरण है, तुलना या सिद्धांत स्थापन है, आवर्ती है, प्रयोग है। जब आपको पता होगा तभी आप नहीं में आंसर लगा पाओगे। परंतु केवल ज्ञानार्जन के पाठों में ही 5 सोपानों का प्रयोग होता है। कौशल तथा रसास्वादन के पाठों में कुछ सीमित सोपानों का ही प्रयोग होता है। देखो पाठों में ही इन 5 सोपानों का प्रयोग होता है। जब आपको कौशल सीखना है, जब आपको क्या रसास्वादन करना है, रसों का स्वादन करना है, आनंद लेना है, ठीक है, कविता को पढ़ना है, तो उसमें ये सीमित सोपानों का प्रयोग आपका किया जाता है। नेक्स्ट आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ये है प्रश्नोत्तर विधि, जिसे आप सुकरात विधि भी बोलते हैं। इसका प्रतिपादन किसने किया था? सुकरात महोदय ने किया था, जिस कारण से सुकराती विधि भी कहते हैं। एक विधि के रूप में प्रयोग करके इसे अधिक महत्व प्रदान किया गया है। देखो इसी से सुकराती विधि को, इसी को क्या बोलते हैं? सुकराती विधि बोलते हैं। इसमें प्रश्नकर्ता से ही प्रश्न किए जाते हैं। प्रश्नकर्ता इसे क्या प्रश्न किए जाते हैं और उसके उत्तरों के आधार पर उसी के प्रश्न करते हुए अपेक्षित उत्तर निकाला जाता है। प्रश्नकर्ता आपसे प्रश्न करके आपसे ही उचित उत्तर निकाले जाएंगे। देखो एक राइटर हुए काउलर ने क्या बोला कि शिक्षण मुख्य रूप से प्रश्नों के द्वारा होना चाहिए। शिक्षण क्या होना चाहिए? प्रश्नों द्वारा होना चाहिए। जैसे मैं आपसे बोलता हूँ, ठीक है, मुझे बताना कि आगमन विधि किसे बोलते हैं, ठीक है, आगमन विधि उचित है या अनुचित है, ठीक है, दोनों में से अच्छी विधि कौन है? आगमन है या निगमन है? ठीक है, मैं आपसे प्रश्न करते हुए चर्चा कर रहा हूं। तो ये क्या है? प्रश्न करते हुए बच्चों को पढ़ाना है, क्योंकि बच्चे भी एक्टिव रहेंगे, आप भी उसमें एक्टिव रहेंगे। प्रश्न पूछने की आवश्यकता क्यों है? देखो पूर्व ज्ञान का पता चलता है, ठीक है, आप प्रश्न पूछोगे बालक से तो उससे उनका पूर्व ज्ञान, ठीक है, बच्चे के पास कुछ न कुछ है, वो खाली स्लेट नहीं है, ठीक है, वो अपने घर से कुछ न कुछ ज्ञान लेके आता है। तो पूर्व ज्ञान को जानेंगे, उसके बाद आप जो पाठ पढ़ा रहे हैं उसके बारे में संबंध जोड़ना उससे सिखाएंगे। देखो यह ज्ञात करने के लिए बच्चों के पढ़े हुए पाठ से कितना ज्ञान अर्जित किया। देखो प्रश्न क्यों पूछने चाहिए कि बच्चों को आपने पढ़ाया, उसके बाद आपने प्रश्न किए, तो आप समझ सकते हैं कि बच्चे ने कितना सीखा। जितना आपने बताया उसमें से बच्चा कितना अच्छा सीख पाया, कितना नहीं सीख हुआ, कितना उसने ज्ञान का नॉलेज किया, इसका पता लगाने के लिए प्रश्न पूछने चाहिए। नेक्स्ट है बच्चों की समस्या को जानने और उनका निवारण करने के लिए प्रश्न पूछने चाहिए। बच्चों की समस्या को आप जान सकते हैं, ठीक है। देखो अब देखो प्रश्न कैसे होने चाहिए? प्रश्न की भाषा स्पष्ट क्या होनी चाहिए? स्पष्ट होनी चाहिए, निश्चित होनी चाहिए। प्रश्न कैसे होने चाहिए? प्रश्नों की रचना बालक के व्यवहारिक भाषा के अनुसार की जानी चाहिए, ठीक है। आपने देखो कक्षा 6 में पढ़ने वाला बालक है, कक्षा 6 में पढ़ने वाला बालक है, आपने प्रश्न बनाए हैं 12 में पढ़ने वाले बालक के लिए, तो ये अनुचित है, ठीक है। तो आपने जो 6 में पढ़ने वाला बालक है उसके लिए कक्षा 4, 5, 6 के क्वेश्चन ही आपने बनाने हैं, जिससे वो अच्छे से उनको समझ पाए। प्रश्न उद्देश्य के साथ संबंधित होना चाहिए। प्रश्नों का क्या होना चाहिए? उद्देश्य होना चाहिए। और प्रश्नों का क्रम क्या होना चाहिए? तर्कसंगत होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट विधि है आपका लर्निंग बाय डूइंग, करके सीखना, ठीक है। देखो विज्ञान की क्लास आप ले रहे हो, एक आपका होता है कि आप थ्योरी बता रहे हैं, एक आप होता है कि आप प्रयोगशाला में जाके पहले उनको प्रयोग करवा रहे हो, उसके बाद थ्योरी समझा रहे हो। तो करके सीखना, बच्चे करेंगे तो अधिक सीखेंगे, खेल में, ठीक है, प्रयोग करके आधा, जो उनके सामने प्रत्यक्ष रूप से है, जो मूर्त है, उससे ही बालक क्या करते हैं? अधिक सीख पाते हैं। जब से बाल मनोविज्ञान के विकास में यह सिद्धांत कर दिया कि शिक्षा का केंद्र न तो विषय है और न तो अध्यापक है। देखो पहले क्या होता था? शिक्षा के केंद्र में क्या होता था? विषय और अध्यापक होता था। लेकिन वर्तमान में शिक्षा के क्षेत्र में कौन है? केवल बालक है। बाल केंद्रित शिक्षा किसने? गीजूभाई बधेका हमने पढ़ा था, बाल केंद्रित शिक्षा, ठीक है। प्रयोजनवादी जॉन डीवी बाल केंद्रित शिक्षा पे बल देते हैं। शिक्षा के बीच में कौन है? बालक है। करके सीखेगा, लर्निंग बाय डूइंग, अर्थात अपने अनुभव द्वारा सीखेगा बालक, ठीक है। जितना बालक करेगा उससे वो अधिक सीखेगा। अतः रूसो से लेकर मांटेसरी और ड्यूई तक, जॉन ड्यूई तक, ठीक है, इन्होंने क्या किया? बच्चों के ज्ञानेंद्रिय को क्या किया? अधिक कार्यशील बनाया और बोला कि बच्चे क्या करेंगे? करके
सीखेंगे। तो ये लर्निंग बाय डूइंग है। नेक्स्ट आपका क्या है, आपका है शोध विधि। तो हम जानेंगे जर्मन के प्रोफेसर आर्मस्ट्रॉन्ग द्वारा शोध विधि का प्रतिपादन किया गया था। इस विधि में छात्रों को उपयुक्त वातावरण में रखा जाता है, ठीक है, उपयुक्त वातावरण में रखा जाता है। और क्या क्या बोलते हैं कि स्वयं किसी तथ्य को ढूंढेंगे, उसके लिए प्रेरित होंगे, उसका खोज करेंगे, उन समस्याओं को समाधान करेंगे। और अध्यापक जहाँ वो अटकेंगे वहाँ उनकी क्या करेंगे, जहाँ उन्हें समस्या आएगी अध्यापक वहाँ उनका क्या करेगा, मदद करेगा, पाड़ देगा। अध्यापक क्या किया करता है, एक सुविधा प्रदाता है, पथ प्रदर्शक है। देखो अध्यापक क्या है, पथ प्रदर्शक है, ठीक है। एक हिटलर नहीं है, आपको हिटलर नहीं बनना है, ठीक है। आपको बच्चे को क्या करना है, पाड़ देना है, जिससे बच्चे क्या अधिक से अधिक सीख सके और क्या हो सके, ज्ञान का निर्माण कर सके। नेक्स्ट आपका है प्रोजेक्ट विधि। आपको हमने बताया जॉन डीवी का नाम आता है, उनके शिष्य किलप्रैक्टिक का नाम आता है, तो दोनों का नाम आता है प्रोजेक्ट विधि में। तो जॉन डीवी क्या प्रयोजनवादी को मानते थे। देखो अमेरिका के प्रसिद्ध शिक्षा शास्त्री कौन है, जॉन डीवी हैं, उनके शिष्य किलप्रैक्टिक हैं। और स्टीवेंसन आदि क्या सम्मिलित प्रयास का फल योजना क्या बोलते हैं, प्रोजेक्ट विधि है, प्रयोजन विधि है। इसके अनुसार ज्ञान प्राप्ति के लिए स्वाभाविक वातावरण अधिक उपयुक्त होता है। ज्ञान प्राप्ति के लिए कैसा स्वाभाविक वातावरण अधिक उपयुक्त होता है। और पढ़ाने की विधि क्या होती है सबसे अच्छी, जिसमें बालक क्या रहता है, केंद्र में रहता है। बालक स्वयं करके सीखता है, हल करके सीखता है, चीज़ों को करके सीखता है, लर्निंग बाय डूइंग करता है, गलतियां करता है, उसके बाद सीखता है, असफल होता है, फिर सफल होता है। तो बालक क्या है, केंद्र में है। इसी से इसकी परिभाषा इस प्रकार की जाती है कि योजना वह समस्या मूलक कार्य है जो स्वाभाविक वातावरण से पूर्ण किया जाता है, ठीक है। योजना क्या है, वह समस्या मूलक कार्य है जो स्वाभाविक वातावरण से क्या किया जाता है, पूर्ण किया जाता है। नेक्स्ट आपका क्या है, डाल्टन योजना है। अमेरिका के डाल्टन नामक स्थान में, ठीक है, 1912 से 1915 ईस्वी के बीच कुमारी हेलन पार्कस्टर द्वारा शिक्षा की एक नई विधि प्रयुक्त की गई, जिसे डाल्टन योजना कहा गया। किसके द्वारा डाल्टन विधि का प्रयोजन किया गया, किसने इसकी स्थापना की, तो कुमारी हेनल पार्कस्टर ने की। कहाँ की थी, अमेरिका की थी। 1912 से लेकर 1915 तक यह विधि ये प्रयोग में लाए, ठीक है। यह विधि कक्षा शिक्षण के दोषों को दूर करने के लिए क्या बोलता है, आविष्कृत की गई। डाल्टन योजना में कक्षा भवन का स्थान प्रयोगशाला ले लेती है। जो कक्षा भवन का स्थान है उसे क्या लेती है, डाल्टन विधि में प्रयोगशाला ले लेती है, जहां बालक प्रयोग करके सीखता है, जिसमें उस विषय के अध्ययन के लिए पुस्तकें, चित्र, मानचित्र तथा सामग्री के अतिरिक्त संदर्भ ग्रंथ भी सम्मिलित होते हैं। देखो प्रयोगशाला में आप विभिन्न प्रकार के आप प्रयोग कर सकते हैं, ठीक है। आपका सामाजिक विज्ञान की क्या है, अगर कक्षा चलिए तो आप देखेंगे कि उस क्लास में सामाजिक विज्ञान की क्या से संबंधित ग्लोब है, ठीक है, चार्ट है, मानचित्र है, चित्र हैं, पर्यावरण से वायुमंडल, सौरमंडल, तो इससे क्या करेगा, ये डाल्टन विधि के अंतर्गत आता है। देखो बात करें आगे तो उनके कार्यों की जांच तथा संशोधन करता है। वर्ष जो क्या होता है, वर्ष भर का कार्य है 9-10 भागों में से बांटकर निर्धारित किया जाता है। असाइनमेंट के रूप में प्रत्येक छात्र को लिखित कार्य दिया जाता है और यह निर्धारित किया जाता है कि बालक कितना सीख पाया, ठीक है। नेक्स्ट आगे हम चर्चा परिचर्चा कर लेते हैं किसके बारे में, वर्धा योजना या बुनियादी तालीम क्या है, आपके लिए इंपॉर्टेंट है। वर्धा योजना आपको पता है कब स्टार्ट किया गया था, आप मुझे बताना। तो महात्मा गांधी की वर्धा योजना या बेसिक शिक्षा बुनियादी तालीम कहते हैं, ठीक है। भी अपने ढंग से एक क्या है, शिक्षा विधि है। गांधी जी ने देश की तत्कालीन स्थिति को देखते हुए शिक्षा के हाथ के काम को प्रधानता दी। शिक्षा मतलब कि इन्होंने हस्तशिल्प कौशल पे क्या दिया, बल दिया, ठीक है। बच्चों को क्या करना है, उनके वास्तविक जीवन से सीखना है, उन्हें परिश्रम करना सिखाना है, उन्हें बागवानी करना सिखाना है, उन्हें क्या, उन्हें परिश्रम करना सिखाना है। हस्तशिल्प का ज्ञान कौन देते हैं, गांधी जी बोलते हैं। बुनियादी शिक्षा तालीम शिक्षा के बल देते हैं, जिसमें क्या बोलते हैं, उन्हें क्या करना है, श्रम के साथ साथ शिक्षा देनी है, जिससे वो आने वाले समय में क्या हो सके, सेल्फ डिपेंड बन सके। बालक क्या है, सक्रिय श्रोता है। सैद्धांतिक ज्ञान मनुष्य में अहंकारी एवं निष्क्रिय बना देता है। और तो बच्चों को आरंभ से ही किसी न किसी हस्त कौशल के द्वारा शिक्षा दी जानी चाहिए। ये हमने पहले भी इसके बारे में हमने चर्चा परिचर्चा की है, ठीक है। नेक्स्ट आपके लिए अब देखो गांधी जी ने क्या बोला, जो शिक्षा है, शिक्षा का मातृभाषा का माध्यम होना चाहिए, ठीक है। बालक जिस परिवेश में रहता है, तमिल क्षेत्र में है, ठीक है, मातृ कहाँ का है, उड़िया क्षेत्र में है, गुजराती क्षेत्र में है, ठीक है, कोंकण है, महाराष्ट्री है और कन्नड़ है, जिस क्षेत्र में है तो उसकी पहली भाषा मातृभाषा में उसे शिक्षा देनी चाहिए। दूसरी उसकी क्या क्षेत्रीय भाषा होनी चाहिए, तीसरी कोई अन्य भाषा होनी चाहिए, ठीक है। हस्त कौशल पे बल देते हैं, हस्त कौशल केंद्रित शिक्षा पे बल देते हैं। साथ
से 14 वर्ष तक निःशुल्क शिक्षा अनिवार्य शिक्षा के रूप में महात्मा गांधी ने सम्मिलित किया। और शिक्षा स्वावलंबी हो अर्थात कम से कम अध्यापकों का वेतन छात्रों के लिए किए हुए कार्यों पर बिक्री पे आ जाए। अंतिम सिद्धांत का बड़ा विरोध हुआ और बेसिक शिक्षा से हटा दिया गया था। ठीक है, अंग्रेजी शिक्षा ने देश में अधिकांश शिक्षित वर्ग को ऐसा पुंगु बना दिया था जिसके हाथ में काम करना हे मानते हैं। यही कारण है कि संपन्न तथा उच्च वर्ग के लोगों में बुनियादी शिक्षा के प्रति उदासीनता दिखाई, जिससे यह शिक्षा केवल निर्धन वर्ग के लिए की गई थी। ठीक है, देखो यहाँ से आपके लिए इंपॉर्टेंट है, जुड़ जाना है। ठीक है, ये आप इसे रिवीजन करके देख लेना। ठीक है, ये मैंने आपको इसके फोटो भी टेलीग्राम में शेयर किए हैं, बाकी पीडीएफ में आपको वीडियो के बाद वो भी भेज दूंगा। देखो बोल रहा है कि शिक्षण की विधियां में इनके प्रतिपादक इंपॉर्टेंट है। आपके कोई भी चाहे कि कोई भी आप शिक्षा संबंधित शिक्षा के क्षेत्र में एग्जाम दे रहे हैं तो वहां से यहाँ से क्वेश्चन पूछेगा। देखो मॉन्टेसरी विधि पूछेगा तो मारिया मॉन्टेसरी इसके प्रतिपादन करते हैं। किंडरगार्टन पूछेगा तो फ्रेडरिक विलियम फ्रॉबेन ने ये दिया था। ठीक है, खेल विधि किसने, हेनरी कोल्डवेल कुक ने खेल विधि का निर्माण किया था। डाल्टन विधि हमने बोला कि अमेरिका किसने, हेलन पार्कहर्स्ट ने दिया था। पर्यटन विधि किसने दिया था, पेस्टोलॉजी ने इसके प्रतिपादक हैं। खोज विधि जिसे ह्यूरिस्टिक विधि बोलते हैं, अन्वेषण विधि बोलते हैं, इसका प्रतिपादन किसने किया था, आर्मस्ट्रॉन्ग ने किया था। हमने प्रश्नोत्र विधि किसके द्वारा प्रतिपादित किया, तो सुकरात द्वारा प्रतिपादित किया, जिसे सुकराती मेथड भी बोलते हैं। हमने प्रोजेक्ट विधि पढ़ा था, ये क्या थे, विलियम हेनरी किलपैट्रिक, या ऑप्शन में होगा या जॉन डीवी होगा। ठीक है, जो ऑप्शन में है आपको वो ऑप्शन मानना है। प्रोजेक्ट विधि क्या, किलपैट्रिक और जॉन डीवी होगी। वैज्ञानिक विधि गुडवर्थ स्केट्स हो गए। समस्या समाधान विधि पूछेगा, सुकरात हो गए। सूक्ष्म शिक्षण विधि आपको पता है रॉबर्ट ने दिया। अगर मूल्यांकन विधि पूछेगा तो एम राइस ने दिया। समस्या समाधान विधि किसने, ये सुकरात ने दिया था। आपके लिए आप अंतिम स्लाइड है, इकाई उपागम जिसे एच.सी. मॉरिसन ने दिया था। ठीक है, इकाई उपागम किसने दिया, एच.सी. मॉरिसन ने दिया। विनेटिका विधि किसने दिया था, ये कार्लटन बोर्सबर्न ने दिया था। ठीक है, डेकराली शिक्षण विधि किसने दिया, डेकराली ने दिया। ब्रेल पद्धति किसने दिया, लुई ब्रेल ने दिया था। आप मुझे बताना प्रतिवर्ष ब्रेल दिवस कब मनाया जाता है, तो कब मनाया जाता है आप मुझे बताएंगे। देखो समाज मिति विधि पूछेगा तो एल मोरोनो ने दिया था। जो समाज मिति विधि है एल मोरोनो ने दिया था। आगमन विधि हमने पहले ही बताया था, आगमन विधि अरस्तु ने दिया था, जिसमें पहले उदाहरण दिया जाता है। निगमन विधि अरस्तु ने दिया था, जिसमें पहले नियम बताया जाता है। ठीक है, हर्बर्ट विधि हर्बर्ट ने दिया था। प्रश्नावली विधि एक वुडवर्थ ने, मनोविज्ञान में ना प्रश्नावली विधि किसने दिया था, वुडवर्थ ने दिया था। ठीक है, और आपका पहले ऑप्शन किसके साथ जाएगा, प्रश्नावली सुकरात के साथ जाएगा। मनोविज्ञान की दृष्टि से पूछेगा तो मनोविज्ञान में प्रश्नोत्तरी विधि का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था, वुडवर्थ ने किया था। संवाद विधि पूछेगा तो प्लेटो हो गया। रेखीय अभिक्रमित अनुदेशन विधि या बाह्य विधि अनुदेशन विधि पूछेगा, बीएफ स्किनर पूछेगा। बीएफ स्किनर ने किस जानवर पे प्रयोग किया था, हमने पढ़ा है। ठीक है, सीखने के 3 सिद्धांत पढ़े हुए हैं। नेक्स्ट है साकीय अभिक्रमित अनुदेशन विधि या आंतरिक अनुदेशन विधि, ये किसने, नॉर्मन ए क्राउडन ने दिया था। अवरोही अभिक्रमित अनुदेशन विधि पूछेगा तो थॉमस एफ गिलबर्ट आपका राइट आंसर हो गया। और वोटेविया विधि पूछेगा तो जैन केनेडी हो गया। और ओविड विधि पूछेगा तो प्रोफेसर ड्रिकाली आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। तो हमने प्रमुख क्या शिक्षण मेथड और इनके प्रतिपादकों के बारे में परिचर्चा की है। चाहे कोई आपका लेक्चरर हो, एलटी हो, केवीएस हो, सीटेट हो, यूटेट हो, DSSS हो, उन सभी के लिए क्या होगा, महत्वपूर्ण होगा। इससे बाहर आपको पढ़ना नहीं है। ठीक है, हमने व्याख्यात्मक रूप में भी परिचर्चा कर ली है और हमने एक लाइन में भी आपको बता दिया है। इसी प्रकार की वीडियो पाने के लिए आप अभी अपने यूके टीचिंग परीक्षा की क्लास में जुड़ जाइए। वीडियो पसंद आए तो वीडियो समय पर पाने के लिए आप क्या कर सकते हो, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, अपने साथियों में भेज सकते हो। सपना आपका साकार हम करेंगे। मेहनत, इच्छा, दृढ़ शक्ति आपका होगा। संघर्ष आपका होगा। मार्गदर्शन आपका यूके टीचिंग परीक्षा का होगा। बाकी पीडीएफ आप कहाँ से पा सकते हो, टेलीग्राम ग्रुप से पा सकते हो। पीडीएफ पाने के लिए आप उसे डाउनलोड कर सकते हो। थैंक यू सो मच।